बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट्स पार्ट 2। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम रिमेनिंग पार्ट्स और रिमेनिंग जो हमारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं उनको अल्टरनेटिंग करंट के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। तो आज का जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। So this topic is related to our course Electricity and Magnetism 2 PHY 402 BS Physics Evening 4th Semester Spring 2021। So in the last lecture we have talked about alternating power sources के बारे में हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है उनके ऊपर डिस्कशन की थी और उस हवाले से जो है हमने डिस्कस किया था कि आपका रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो है वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम इनको अगर एक ही सर्किट के अंदर लगाएं तो उस हवाले से ये किस तरह से बिहेवियर शो करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास एसी करंट एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर बात की थी हमने और फिर हमने रजिस्टर एंड एसी सर्किट को देखा था। उसको स्टडी करने के बाद हमने इसके अंदर वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को स्टडी किया, क्या ये दोनों इन फेज रहते हैं या आउट ऑफ फेज रहते हैं। तो हमने ये देखा था कि इसके मैथमेटिकल सोल्यूशन एज वेल एज ग्राफिकल सोल्यूशन थे कि आपके पास जब हम किसी एसी सर्किट के साथ अटैच करते हैं रजिस्टर को तो वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो दोनों ही इन फेज होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम रिमेनिंग पार्ट को स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले कैपेसिटर इन एसी सर्किट पढ़ेंगे, फिर हम इंडक्टर इन एसी सर्किट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर वोल्टेज और करंट जो है वो किस तरह से पाए जाते हैं और उनका बिहेवियर कैसा है। क्या वो दोनों इन फेज रहते हैं या फिर वो डिफरेंट फेजेस के साथ पाए जा रहे हैं। और फिर एट द एंड वी विल कंपेयर देम कि जब इंडक्टर रजिस्टर होगा तो तब बिहेवियर कैसा होगा, इंडक्टर होगा तो तब बिहेवियर कैसा है एंड एट द एंड कैपेसिटर है तो फिर बिहेवियर क्या होगा। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखें कि आपके पास जो है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये लास्ट टाइम भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपके पास अगर रजिस्टर है तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ V इक्वल टू आई आर को, और इंडक्टर है तो ये फॉलो करता है आपके पास इंड्यूस ईएमएफ वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक, और अगर ये कैपेसिटर है तो फिर ये Q इक्वल टू सी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो हमने रजिस्टर इन एसी सर्किट पढ़ लिया था। आज सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट की बारी है जिसके नाम हम इंडक्टर इन एसी सर्किट को पढ़ेंगे। तो इंडक्टर इन एसी सर्किट जो है एक्चुअली कंसीडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एसी सोर्स इन एंड इंडक्टर। आपने लास्ट टाइम यहाँ पर रजिस्टर ऐड किया हुआ था, जबकि इस लेक्चर के इस पार्ट के अंदर हमने इंडक्टर को ऐड कर दिया और रजिस्टर की जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट सोर्स था वो वी नॉट साइन ओमेगा टी था और ये इंडक्टर है और उसकी इंडक्टेंस क्या है जी, एल है हमारे पास, और ये इंडक्टेंस हमारे पास एडेड है। अगर देखा जाए तो इंड्यूस ईएमएफ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो इंड्यूस वोल्टेज होते थे हम उसे डेल्टा वी लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये बराबर है एल डी आई ओवर डी टी के मुताबिक, और उस हवाले से वी एल इज इक्वल टू माइनस एल डी ओवर डी टी आई, वेयर आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो बराबर हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी के। वी एल इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस अक्रॉस द इंडक्टर एंड, और उसके मुताबिक हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर आप देखें तो इस पूरे सर्किट के अंदर हमें इनपुट वोल्टेज का पता है बट हमें इसके दरमियान करंट का नहीं पता, तो हम उस करंट को कंप्यूट करना चाहते हैं। करंट को कंप्यूट करने के कितने तरीके हैं इस सर्किट के अंदर, के फ्लो जो करंट कर रहा है वो किस तरह से बिहेवियर शो करेगा, वो करंट कितना होगा और किस तरह से इसके अंदर करंट चल रहा है, और इंडक्टर के अकॉर्डिंग करंट क्या है, और इसी तरह से ओवरऑल सर्किट में करंट कितना है। इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री डिफरेंट वेज, और उसके बारे में हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके तीन तरीके हैं, इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन, उसके फेजर डायग्राम वाला मेथड। तो सबसे पहले आइए हम मैथमेटिकल सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल सोल्यूशन, आपको याद होगा कि हमने रजिस्टर इन एसी सर्किट में केवीएल को सॉल्व किया था। अगेन इसी को हम उसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है इज इक्वल टू द ड्रॉप वोल्टेजेस अक्रॉस द इंडक्टर एंड v इज अ फंक्शन ऑफ t, दैट इज द इनपुट सोर्स वोल्टेज, और ये आपके पास vl है। और उसके मुताबिक बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ vt एंड vl
तो ये आपके पास VL की वैल्यू है और ये आपके पास VT की वैल्यू है। इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को बैलेंसिंग फॉर्म में जब लेके आएंगे और देन वी विल गेट हियर दैट LdI/dt V0 sin ओमेगा t हेयर, और उसके मुताबिक जो है आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ऑन रीअरेंजिंग देम, तो ये d/dt I एक्चुअली दिस इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ करंट V0/L sin ओमेगा t है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V0/L जो है इट्स बेसिकली द डायमेंशन ऑफ करंट, तो आप इसको I0 कह सकते हैं और इन दोनों को आप सेपरेबल वेरिएबल टेक्निक के जरिए से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग द इंटीग्रेशन d/di, और ये d/dt के फॉर्म में चला जाएगा, और इसकी हम इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करें तो इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि आपने दोनों साइडों पे इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। जैसे आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये आई बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, साइन जो है वो कॉस में तब्दील हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा साथ में। तो वी विल हैव हियर लाइक दिस पे ये साइन ओमेगा है और ये उसी सिनेरियो के अंदर आपके पास जो है वो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी आई इज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस V0 ओमेगा L cos ओमेगा टी आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं और इसके अंदर बगैर किसी प्रॉब्लम के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये आई द फंक्शन ऑफ टाइम है, V0 ओमेगा L माइनस cos ओमेगा टी आ जाएगा। और बाय कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है cos, और V0/ओमेगा L जो है एक्चुअली दैट इज द डायमेंशन ऑफ करंट। तो V जो है वोल्टेज है, तो इसका मतलब जो X ओमेगा ओमेगा L है दैट इज बिहेविंग एज अ रेजिस्टर। तो इंडक्टिव रेजिस्टर जो है ओमेगा L के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है इसकी डायमेंशन, तो हम कह सकते हैं कि ये इंडक्टेंस ही है और ये रेजिस्टेंस की ही एक टाइप है। और उसके मुताबिक जो है एक्स एल इसको हम लिख सकते हैं और इट इज इक्वल टू दी ओमेगा एल। XL is basically having the same meaning of inductor resistance, but there is a variation क्या है कि इसके अंदर कि ये आपके पास रिएक्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस में और रिएक्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर ही कि रिएक्टेंस जो है इंडक्टर की इट इज इक्वल टू 2πfl। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी और ये इनपुट फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, तो ये उसके साथ बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू दिस आप समझ सकते हैं कि आपकी जो रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे, सो विच मीन्स दैट कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, which shows that both are the, you can say, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इंडक्ट फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है और जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टेंस क्या है आपके पास जीरो हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन वी से दैट कि हम अब देखना ये चाह रहे हैं कि आपके पास ये तो है V0 ओमेगा L और इसको आप लिख सकते हैं इन द कॉस की फॉर्म में, जबकि हमारा जो इनपुट वोल्टेज था वो है साइन की फॉर्म में। तो अब हम किस तरह से साइन और कॉस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा आसान तरीकाकार है कि हम अलाइड एंगल्स को यूज़ करें और अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए ये जो कॉस है इसको इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं। एंड दिस इज द होल, यू कैन से द टेबल जिसके ऊपर साइन कॉस और टेन ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर आपने कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो आप इस एंगल के इस हिस्से के ऊपर देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। और ये देखें, ये आपके पास अगर कॉस है तो आप इस कॉस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं साइन के साथ, तो ये है π/2 माइनस थीटा वाली कंडीशन। so we have using the this one condition, और ये easily cos omega t is converted into the sin π/2 माइनस ओमेगा टी, और ये उस वाले से इसके साथ रिलेट किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ओमेगा टी की जगह थीटा है और π/2 ऐड हो गया, तो ये cos ओमेगा टी की बजाय आप साइन π/2 माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ये पॉजिटिव ही रहता है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस टेबल से आप इजीली कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू आप यहाँ पे जो है अगर इसको रीअरेंज करें तो साइन में से माइनस कॉमन ले लें, तो आप जानते हैं कि साइन जो होते हैं ऑड फंक्शन होता है जबकि कॉस इवन फंक्शन होता है।
तो ऑड फंक्शन की खासियत यही है कि वो साइन माइनस साइन को जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करता। तो आपने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो फाइनल वैल्यू है वो ये रह जाएगी, प्लस वी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, अब हम इनपुट और आउटपुट को दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो बराबर हो जाएंगे आपके पास, कि इन दोनों के जो साइन फंक्शन है वो बराबर है। ओमेगा टी यहाँ पे ज़ीरो है, जबकि यहाँ पे माइनस पाई बाई टी, जिसका मतलब ये है कि आपका करंट पीछे है माइनस पाई बाई टू के लिहाज से, और जबकि आपके जो वोल्टेजेस हैं वो आगे है। तो यू कैन सी है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन का हिस्सा या ग्राफ के अंदर कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा क्लियरली बता सकते हैं कि विच वन इज लीडिंग एंड विच वन इज लैगिंग। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर ये माइनस पाई बाई टू जो है वो ये बता रहा है कि ये इतना पीछे है, तो यू कैन से दिस विल लैग, कि आपका जो करंट है वो इंडक्टर सर्किट के अंदर लैग करेगा, जबकि आपका जो वोल्टेजेस है वो इंडक्टर सर्किट के अंदर लीड करेगा। तो इन दिस वे वी कैन सी है कि ये आपके पास क्या है कि ये लैग करेगा और ये लीड करेगा। तो दिस इज द इंडक्टर, दिस इज द इनपुट सोर्स वोल्टेजेस, और ये आप देख सकते हैं कि ये वी नॉट जो है दैट इज लीडिंग हेयर बाय पाई बाय टू, और ये जो आपका करंट है इट इज लैगिंग बाय पाई बाय टू। So this shows that the instantaneous current in the inductor and the instantaneous voltages across the inductor are out of phase by pi by 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो pi by 2 का है, और करंट जो है वो लैग करता है और वोल्टेज क्या करते हैं, लीड करते हैं pi by 2 के हिसाब से। अगर आप फेजर डायग्राम की तरफ देखें, तो रजिस्टर सर्किट के अंदर फेजर डायग्राम कुछ यूँ थे कि दोनों ही एक ही तरीके के मुताबिक चल रहे थे, जबकि इस वाले सर्किट में अगर आप देखें तो इंडक्टर सर्किट के अंदर आपका जो करंट है इट इज लैगिंग बाय पाई बाय टू एंगल, और जबकि आपका जो वोल्टेज है वो पाई बाय टू एंगल से लीड करता है। तो ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन देम इज लाइक दिस है। तो ये पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है। अगर आप इसको अपने टिपिकल व्यू में देखना चाहते हैं जब ओमेगा टी जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो यू विल सी हेयर दैट कि आपके पास जो इंडक्टिव वोल्टेजेस हैं क्रॉस द इंडक्टर वो लीड करते हैं पाई बाय टू से, और आपका जो करंट है वो लैग करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं द करंट एंड द वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज एंड वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय टू। सो ये तो था हमारा इंडक्टर इन एसी सर्किट। आइए अब हम कैपेसिटर इन एसी सर्किट को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, आपका जो कंसिडर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एसी सोर्स एंड रेजिस्टर, तो आपके पास क्या है कि वी नॉट साइन ओमेगा टी इज द इनपुट सप्लाई एंड दिस इज द कैपेसिटर। और आप जानते हैं कि फॉर सच टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव द इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी, जिसके मदद से हम करंट वोल्टेज वगैरह के रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और आपके अकॉर्डिंग कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वी सी, हम इसको कैपेसिटिव वोल्टेज का नाम देंगे, और आपके पास ये बराबर होंगे चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय सी के। ऑब्वियसली अगर आपका जो सोर्स वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो चार्ज है करंट है वो भी वेरी हो रहा है, अल्टरनेटिंग होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर। So V is a function of time is equal to V naught sin omega t. This is the input voltage. अब आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैपेसिटर को अप्लाई किए हैं और उसके मुताबिक आप इसका करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द करंट इन दिस सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है, जिस तरह हमने पहले दो सर्किट्स को सॉल्व किया। पहला मेथड सोल्यूशन का, तीन तरह के सोल्यूशन हैं, मैथमेटिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन एंड फेजर डायग्राम। तो आइए सबसे पहले हम मैथमेटिकल सोल्यूशन को पढ़ते हैं। According to the mathematical solution, if we are interested to compute the current, again we will apply the KVL Kirchhoff voltage law. And according to Kirchhoff voltage law, we have the relation that input voltages will be equal to the consumed voltages। और क्योंकि ये दो ही सर्किट एलिमेंट्स हैं तो उस हवाले से वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे वी टी की हमने वैल्यू पुट कर दी और ये वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। और आप यहाँ पे वी सी की वैल्यू जो है क्यू टी, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओवर सी है, तो ये इसको आप ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं।
On rearranging the things, we get Q is a function of time is equal to C V naught sin omega t. और Q जो है it should be defined as कि आपने अब करंट को अप्लाई करना है तो आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव्स अप्लाई कर सकते हैं and by applying the derivatives on both sides we can get the current will be equal to this is the instantaneous current across the capacitor and which is equal to the omega c v naught cos omega t है। तो आप यहाँ से इजीली करंट की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ द करंट नाउ वी आर एबल टू अगेन अप्लाई दिस वन कॉन्सेप्ट दैट कि आपने जो है कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने वाला तरीकाकार वही पुराना है। यू कैन गेट द साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंड इन दिस वे हमने पिछले मेथड के जरिए से ये इजीली कंप्यूट कर लिया और उसके मुताबिक हम इसको राइट अप कर सकते हैं और ये करंट इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करंट देन राइट हैंड साइड शुड आल्सो इक्वल टू द करंट। तो ओमेगा सी और ये जो वी नॉट है ये इन सब को किसके बराबर होना चाहिए, करंट के बराबर। इसके करंट का कंपैरिजन करेंगे तो हम डायमेंशन एनालिसिस से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रेजिस्टिव अपना कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है वो बिहेव कर रही है 1/ओमेगा सी टाइम्स और अगर ये रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है तो हम इसको रिएक्टेंस बोलते हैं और इसको हम फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी so we will write it as 1/ओमेगा सी है where ओमेगा is equal to 2 π f। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इज इक्वल टू 1/2 π f है। तो आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रेरी है एज कम्पेयर टू दी किसके कि आपके पास यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी जबकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस थी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी था। तो विच शोज दैट कि कैपेसिटर का और इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से काफ़ी उल्टा होता है। नाउ वी हैव टू कंपेयर देम कि आपका जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो क्या बताता है। तो फिर हमने वोल्टेज और करंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे बड़ा ही क्लियरली लिखा हुआ है और आप समझ भी सकते हैं कि ये जो प्लस पाई बाई टू है इट शोज दैट कि आपका जो वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, पाई बाई टू की वजह से। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका जो करंट है वो पाई बाई टू टाइम्स लीड करेगा एज कम्पेयर टू दी वोल्टेजेस। और इसकी मेथड इसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि आपका ये जो वोल्टेज है और ये करंट जो है इस कैपेसिटर के क्रॉस इनके जो बिहेवियर में फ़र्क है वो वाक़या है कि करंट जो है वो लीड कर रहे हैं पाई बाई टू के हिसाब से जबकि जो आपके वोल्टेज हैं वो लैग करते हैं। दिस shows that the instantaneous value of the capacitor in the instantaneous voltage across the capacitor are out of phase by pi by 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द फेजर डायग्राम तो रजिस्टर के लिए तो ये बिल्कुल एक लाइन में थे दोनों फेजर जबकि आपके पास जो है कैपेसिटर की दफ़ा जो सिचुएशन है दैट इज लिटिल बिट वेरिएबल और उसके मुताबिक ये करंट जो है उस हवाले से आपके पास ये डिफरेंट है। और इफ यू हैव द कंपैरिजन बिटवीन द रजिस्टर इंडक्टर एंड द कैपेसिटर तो उस हवाले से हम एक कंपैरिजन जो है उसको स्टडी कर सकते हैं कि रजिस्टर इन एसी सर्किट, इंडक्टर इन एसी सर्किट एंड द कैपेसिटर इन एसी सर्किट। तो उस हवाले से आपके पास जो है ये तीन हमने ओवरऑल तौर पे सर्किट्स पढ़े हुए हैं और इन सर्किट्स को देखते हुए हम जो है इनके कंपैरिजन को स्टडी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन हमने इन तीनों सर्किट्स के अंदर वोल्टेज अगर देखें तो इसके अंदर जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से फ्लो करता है। इसके अंदर जो इंडक्टर के अंदर करंट है वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के हिसाब से फ्लो करेगा। और जबकि इस सर्किट के अंदर जो करंट है कैपेसिटिव के अंदर वो ओमेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के हिसाब से फ्लो करता है। तो आप इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं कि ये इनपुट वोल्टेजेस हैं और ये इनपुट वोल्टेजेस हैं, ये भी इनपुट वोल्टेजेस हैं, तो किस तरह से एक दूसरे से लैग और लीड करते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिकल सोल्यूशन था। फिर हमने ग्राफिकल सोल्यूशन पढ़ा हर एक के लिए। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर वाले सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेजेस के अंदर है, इनके अंदर फेज डिफरेंस कितना है, 0। और ये मैथमेटिकल सोल्यूशन में वाक़या है। फिर इंडक्टर के लिए हमारे पास जो था वो
एसी सर्किट के अंदर तो हमारे पास जो फेजेस हैं वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है, और इसके अंदर करंट जो है वो ब्लैक करता है, वोल्टेज क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 पाई/2 का है। जबकि कैपेसिटर जो है, इसके अंदर आपका जो कैपेसिटर है उसके अंदर आपके पास जो वोल्टेज है वो लैग कर रहे हैं, और करंट क्या कर रहा है, पाई/2 से लीड करता है। तो पाई/2 रेडियन जो है, इतना फर्क है उनके बिहेवियर का। तो इस हिसाब से आपके पास ये वेरिएशन आ रही है। आफ्टर दैट अगर फेजर्स को देखें तो फेजर डायग्राम के जरिए से आप देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन है। इसी तरह से आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जो है, वोल्टेज के अपना इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 90 पाई/2 लीड करते हैं, करंट क्या करता है, लैग करता है। इसी तरह से आपका जो कैपेसिटर वाले वोल्टेज हैं वो पाई/2 से लैग करते हैं, और आपकी जो करंट है वो लीड करता है। तो उस हवाले से ये तीनों के दरमियान कंपैरिजन है, जिससे हमें ये मदद मिल रही है कि ये किस तरह से इनका बिहेवियर है और ये किस तरह से बिहेव करते हैं। सो आप देख एक और बात भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और वो फिक्स्ड है। जबकि आपके इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम रिएक्टेंस कह रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के तौर पे जानी जाएगी, और इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। और ये वाली जो रिएक्टेंस है, एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc, और ये आपके पास जो है रिएक्टिव रिएक्टेंस के तौर पे जानी जाएगी, और ये इस हवाले से आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इंडक्टर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और कैपेसिटिव वाली जो रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। So in this lecture we have learned about the individual behavior of inductor and capacitor in the presence of alternating voltage source. We compute the mathematical formulation, graphical description and phasor diagrams for each case. Inshallah, in next lecture we will discuss about the possible combination of R, L and C, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की combinations को बढ़ाते हुए हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, and RL circuit with AC source and the characteristics of RL circuits उसको भी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने को सवालात और कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।